रेडी और नॉट, ये 2019 की एक अमेरिकन हॉरर कॉमेडी फिल्म है, या इसे हम एक स्लैशर फिल्म भी कह सकते हैं। पिछले साल ये फिल्म बहुत ही कम स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, इसलिए तब मैं इसे देख नहीं पाया था। तो कल रात को मैंने इसे हॉटस्टार पर देखा, यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। वहाँ पर ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में अवेलेबल है। अब देखिए, मुझे पर्सनली स्लैशर फिल्म्स बहुत पसंद है, जिनमें ढेर सारा वायलेंस हो, खून खराबा हो, या हॉरर कॉमेडी भी मुझे बहुत पसंद है। और ये फिल्म तो दोनों ही जॉनर में आती है। तो जहाँ तक बात है एंटरटेनमेंट की, तो ये फिल्म हमें निराश नहीं करती है। पर अगर हम बात करें फिल्म की फिलॉसफी की, थीम की, तो मैं उसके साथ में एग्री नहीं करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं आई। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। ये कहानी है ग्रेस की, जो एक फॉस्टर चाइल्ड थी, यानी अनाथ थी। उसे एलेक्स नाम के एक बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार के लड़के के साथ में प्यार हो जाता है। एलेक्स लेडोमास नाम की एक फैमिली से आता है। इस फैमिली का गेम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ अपना खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कॉरपोरेट फैमिली है। तो ऐसे परिवार के एलेक्स के साथ में ग्रेस को प्यार हो जाता है, और उनके शादी के दिन से फिल्म की शुरुआत होती है। एलेक्स का जो महल जैसा एक बहुत बड़ा घर है, उस घर के आंगन में ये शादी हो रही होती है। ग्रेस अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है कि यार चलो आखिरकार मुझे अपनी खुद की एक फैमिली मिलेगी। और उसके साथ इस शादी की रात को क्या होने वाला होता है, वो ग्रेस को पता ही नहीं होता। अब शादी के बाद में रात को ग्रेस को पता चलता है कि जो लेडोमास परिवार है, इस परिवार का अपना खुद का एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, परंपरा है, रीति रिवाज है। और उस ट्रेडिशन के अनुसार जो भी नया व्यक्ति इस परिवार में शादी करके आता है, इस परिवार का नया सदस्य बनता है, उस नए सदस्य को शादी की ही रात को इस परिवार के साथ में एक गेम खेलना होता है। ये उनकी परंपरा है। अब आखिर ये ट्रेडिशन कैसे शुरू हुआ था? तो दशकों पहले एक लेवल नाम के व्यक्ति के साथ में इस लेडोमास परिवार ने एक एग्रीमेंट किया था, और उसी एग्रीमेंट की वजह से ये परिवार इतना अमीर हुआ था। अब उस एग्रीमेंट के अनुसार, करार के अनुसार, उस लेवल नाम के व्यक्ति ने इस लेडोमास परिवार को एक बक्सा दिया था। अब शादी की रात को जो नया सदस्य आता है, उस नए सदस्य को इस बक्से में से एक कार्ड उठाना होता है। अब उस कार्ड के ऊपर किसी भी गेम का नाम लिखा हो सकता है, और उस नए सदस्य को बस वो गेम इस परिवार के साथ में खेलना होता है। अब सुनने में कितना मज़ेदार ट्रेडिशन लग रहा है ना, कि जो नई बहू वगैरह, जो भी नया सदस्य घर में आता है, उसे अपने ससुराल वालों के साथ में रात को गेम खेलना है। पर अगर वो नया सदस्य उसमें से हाइड एंड सीक के कार्ड को उठाता है, तो समझ लीजिए उसका मरना तय है। क्योंकि अगर कोई नया सदस्य हाइड एंड सीक के कार्ड को उठाता है, तो इस लेडोमास परिवार को सूर्योदय होने से पहले उस नए सदस्य को मार डालना होता है। और अगर वो उसे नहीं मारते हैं नए सदस्य को, तो ये पूरी लेडोमास फैमिली सूर्योदय के बाद में मर जाएगी। ऐसा उनको शाप लगा होता है, ऐसा ये एग्रीमेंट में लिखा होता है। अब ग्रेस को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। उसे जब बताते हैं कि भाई गेम खेलना है, तो वो आराम से आकर बैठ जाती है, और दुर्भाग्य से वो हाइड एंड सीक के कार्ड को उठाती है। तो उसे लगता है चलो लुक्का छुपी खेलते हैं, और जाकर वो एक जगह छुप जाती है। अब क्या ग्रेस सुबह होने तक जी पाएगी या नहीं, या इस परिवार के साथ में क्या होगा क्या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब देखिए, एज अ हॉरर कॉमेडी फिल्म फनी थी, मजाकिया थी। इसके जो विलन है वो भी कार्टूनिस्ट थे, यानी इतना डरावना, इतनी भयानक थीम है फिल्म की, लेकिन फिर भी फिल्म हमें उतनी डार्क नहीं लगती है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि फिल्म में वायलेंस नहीं है, नहीं, बहुत ज़्यादा वायलेंस है फिल्म में, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है। यानी सर फट रहे हैं, गोलियां चल रही है, तीर चल रहे हैं, कहीं पर किसी को काटा जा रहा है, कहीं पर कोई एलिवेटर के नीचे कुचला जा रहा है। एक सीन में ग्रेस लाशों के, सड़ी हुई लाशों के ढेर पर जाकर गिरती है, वहाँ पर वो उल्टियाँ कर रही है, उसके एक हाथ में गोली लगने की वजह से छेद पड़ा हुआ है। जब वो उस बाड़े से, उस नीचे जहाँ पर वो गिरी होती है, वहाँ से जब वो ऊपर आने की कोशिश करती है, तो उसका वही हाथ एक किले के अंदर घुस जाता है जाकर। यानी आप जो भी वायलेंस इमेजिन कर सकते हैं, घिनौने से घिनौना सीन इमेजिन कर सकते हैं, वो हर प्रकार का वायलेंस इस फिल्म में है। तो अगर आप खून खराबा देखना चाहते हैं, वायलेंस देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। पर केवल वायलेंस ही नहीं, फिल्म की जो कहानी है वो भी हमें आखिर तक अपने साथ में बांध कर रखती है। कुछ ना कुछ फिल्म में होते जाता है, जिस वजह से एंडिंग तक हमारा फिल्म में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ बातें फिल्म में थोड़ी सी इलॉजिकल लगती है, थोड़ी हमें इरिटेट भी करती है। जैसे जब ग्रेस को इसके बारे में पता चल जाता है कि भाई उसको अब ये सब मारने वाले हैं, तब भी वो जोर जोर से बातें करती है एक जगह पर, जोर जोर से ज़रा, तो हमें अंदर से थोड़ा सा गुस्सा आता है, यार इतने सारे लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़े हुए और तुम उल्टा जोर जोर से चिल्ला कर उनको बता रही हो कि तुम कहाँ पर है। तो थोड़ा सा ये उसका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर उतना लगता नहीं है। ये बातें थोड़ी सी हमें किसी सीन में थोड़ी परेशान करती है। बाकी ये फिल्म की कहानी हमें एंडिंग तक अपने साथ में बांध कर रखती है। अब हम बात करते हैं फिल्म की फिलॉसफी के बारे में। देखिए, ये फिल्म दो बातों पर व्यंग करती है, यानी दो बातों को व्यंगात्मक रूप में दिखाकर उन पर कटाक्ष करती है। सबसे पहली बात, शादी के बाद में देखिए, जब भी कोई बहू नए घर में आती है, तो उसको ससुराल में किसी न किसी परंपराओं का पालन करना पड़ता है। कुछ ना कुछ ससुराल के परिवार की अपनी परंपराएं होती है। तो ऐसी जो परंपराएं होती है, उन पर एक तो इस फिल्म में कटाक्ष किया गया है।
आज की जो जनरेशन है उन्हें ये परंपराएं, रीति रिवाज अपने ऊपर बंधन जैसे लगते हैं, रूढ़िवादी लगते हैं, दकियानुसी लगते हैं। और ये फिल्म भी वही दिखाने की कोशिश करती है कि ये जो इन लॉज होते हैं, ये जो ससुराल वाले होते हैं, ये अपने परिवार की परंपराओं का पालन करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये कितने निर्दयी होते हैं। तो एक बहुत ही एक्सट्रीम वहशी दरिंदा ससुराल वालों को इस फिल्म में दिखाया है। इस फिल्म के एंडिंग में ग्रेस एक जगह पर बैठकर ऐसे कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए कहती भी है, इन लॉज, ससुराल वाले। तो जो तथाकथित लिबरल्स है, तथाकथित फेमिनिस्ट है, उन्हें इस फिल्म को देखकर चरम सुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, कुछ कारण की वजह से मुझे बीच में वीडियो शूट को रोकना पड़ा था, इसलिए अभी मैं जगह चेंज करके यहाँ पर बैठा हूँ। तो चलिए, इन लॉज और उनकी परंपराएं, इन पर कटाक्ष करने के बाद में दूसरी जिस बात पर फिल्म कटाक्ष करती है वो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अमीर वर्ग, धनवान लोग, रिच पीपल्स। पूरी फिल्म में ढेर सारी उनको गालियां दी गई है रिच पीपल्स को, ये साले फकिंग रिच पीपल्स, ये साले हरामी अमीर लोग वगैरह वगैरह। मतलब अंग्रेजी में जितनी भी गंदी गंदी गालियां हो सकती है वो रिच पीपल्स को फिल्म में दी गई है। अब देखिए, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है उनके अनुसार समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो 3 लोगों की वजह से है। एक तो रिलीजन की वजह से, दूसरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी अमीरों की वजह से, और तीसरा जिनको ये राष्ट्रवादी कहते हैं उनकी वजह से। इन तीनों की वजह से समाज में सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसा कम्युनिस्ट विचारधारा का मानना है। अब इस फिल्म में अमीर वर्ग पर कटाक्ष किया गया है, रिच पीपल्स को वहशी दरिंदा इस फिल्म में दिखाया गया है। और ऐसी फिल्मों को ईट द रिच मूवीज कहा जाता है। इन फिल्मों में सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही दिया गया है कि जो अमीर वर्ग होता है, जो रिच पीपल्स है, उनको या तो मार दो या उनकी संपत्ति को छीन लो, हड़प लो। यही सारी ईट द रिच मूवीज में दिखाया जाता है। ऐसी कई सारी फिल्मों का हम उदाहरण दे सकते हैं। ईट द रिच मूवीज का एक पूरा लंबा इतिहास रहा है हॉलीवुड में। आप अगर अभी गूगल पर जाकर ईट द रिच या किल द रिच या एंटी रिच मूवीज अगर सर्च करेंगे तो 50 नाम आपको मिल जाएंगे, 50 नाम या उससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे। हाल ही में देख लीजिए ना, पिछले 2-3 सालों में कितनी सारी ऐसी फिल्में आई, क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि जोकर, अभी की पिछले साल की ही फिल्म, उसमें भी देखिए जो समाज का गरीब तबका है, जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बहुत परेशान है, अमीर वर्ग से बहुत परेशान है। और ये गरीब वर्ग सड़कों पर आकर आगजनी कर रहा है, जला रहा है, अमीरों के खिलाफ नारे लगा रहा है, उनको मार डालो वगैरह वगैरह, ये सब बातें वो कर रहा है। इसके अलावा नाइव्स आउट का आप उदाहरण लीजिए, पिछले साल की डैनियल क्रेग की फिल्म, बहुत बढ़िया मर्डर मिस्ट्री है। उसमें भी देखिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, अवैध घुसपैठिए हैं, उनके प्रति वो फिल्म सिंपैथी पैदा करने का काम करती है एक तो। और दूसरा, जो अमीर परिवार नाइव्स आउट में दिखाया गया है, उस अमीर परिवार को उनके ही महल से बाहर निकलवा देती है वो फिल्म, उनको रास्ते पर लाकर छोड़ देती है। इसके बाद में जॉर्डन पील की ही अस का आप उदाहरण लीजिए, पिछले साल की फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म थी। उसमें भी गरीब और अमीर जो समाज के 2 वर्ग है उनके साथ में होने वाला भेदभाव, वो अस का मुख्य विषय था। उसके बाद जॉर्डन पील की ही गेट आउट का उदाहरण लीजिए, उसमें अमीर और गरीब ये तो दिखाया गया है ही, और उसके साथ में रंग भेद उसका मुख्य विषय था गेट आउट का। इसके अलावा इसी साल की पैरासाइट का उदाहरण लीजिए, ऑस्कर विनर, उसमें भी जो समाज के 2 अमीर और गरीब वर्ग है, वही पैरासाइट का मुख्य विषय था। आप हमारा रिव्यू देखिए पैरासाइट का। तो ऐसे कई सारी अनगिनत फिल्मों के हम उदाहरण दे सकते हैं, ईट द रिच फिल्मों के। पर देखिए, ऐसे जितनी भी ईट द रिच मूवीज़ हैं या फिर ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, इसे क्रिस्टोफर नोलन ने उनकी द डार्क नाइट ट्रायलॉजी में बहुत बढ़िया तरीके से काउंटर किया है। खासतौर पर जो तीसरा पार्ट है, द डार्क नाइट राइजेस, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस कम्युनिस्ट विचारधारा को काउंटर किया है। देखिए, तीसरे पार्ट में जो बेन का कैरेक्टर है, विलन का कैरेक्टर है, वो सड़कों पर आकर यही अनाउंस करता है कि भाई ये जो उद्योगपति है, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये जो अमीर है, ये जो रिच पीपल्स है, उन्होंने हमेशा से तुम्हारा हक छीना है, हमेशा से तुमको दबा कर रखा है, आओ सड़कों पर और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा हक तुम छीन लो, इन अमीरों से, इन धनवानों से तुम पैसे छीन लो, उनकी संपत्ति छीन लो, उनका हक छीन लो। और इसके बाद में हम फिल्म में देखते हैं कि भाई एक अराजकता का माहौल पूरे उनके शहर में मच जाता है, सभी लोग सड़कों पर आ जाते हैं, संपत्ति को छीन लग जाते हैं। और इसके बाद में ओपन कोर्ट्स लगते हैं जहाँ पर ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो अमीर लोग हैं, उनको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। ये एक अराजकता का माहौल हमें द डार्क नाइट राइजेस में दिखाया है, और इस कम्युनिस्ट विचारधारा को बहुत बढ़िया तरीके से उस फिल्म में काउंटर भी किया गया है। इस बारे में मैंने बहुत डिटेल में हमारे द डार्क नाइट ट्रायलॉजी के रिव्यू में बात की है, वो हमारा रिव्यू आप ज़रूर देखिए। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हॉलीवुड में ईट द रिच मूवीज़ का इतना लंबा इतिहास क्यों रहा है? वहाँ पर इतनी सारी ईट द रिच मूवीज़ क्यों बनती है? क्यों वहाँ के लोगों के मन में, यानी पश्चिमी देशों के लोगों के मन में अमीर वर्ग के प्रति, रिच पीपल्स के प्रति इतनी नफरत क्यों है, इतनी ईर्ष्या क्यों है, इतनी अशांति क्यों है वहाँ पर? क्या आपने कभी ये सोचा है? देखिए, कम्युनिज्म तो इसके पीछे का एक कारण है ही। कम्युनिज्म ने सबसे ज़्यादा समाज को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है। पर कम्युनिज्म ने केवल सॉल्यूशन दिया है कि भाई जो अमीर वर्ग है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है,
उनको मार दो, उनकी संपत्ति को छीन लो और इसी से समाज में समानता आएगी। ये केवल सॉल्यूशन देने का काम कम्युनिज्म ने किया है, पर उसके लिए समाज में अशांति भी तो होनी चाहिए। समाज में ऑलरेडी अमीर वर्ग के प्रति, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के प्रति एक नफरत भी तो होनी चाहिए। तो आखिर पश्चिमी देशों में वहाँ के लोगों में रिच पीपल्स के प्रति, अमीर वर्ग के प्रति इतनी नफरत क्यों है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। इसके पीछे का मूल कारण है वेस्टर्न कल्चर। देखिए, जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, उसके मूल में ही आता है भौतिक सुख। जो भी लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, चाहे वो वेस्ट में रहते हो या ईस्ट में रहते हो या भारत में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, देखिए वे हमेशा भौतिक सुख को महत्व देते हैं। जो मन में आए खाओ पियो, जैसा मन में आए रहो, जीवन में कोई संयम की आवश्यकता नहीं है। वे प्रकृति को एक्सप्लॉइट करने में विश्वास रखते हैं कि भाई जो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे उपभोग के लिए है, हमारे भोग के लिए है, हमें संयम की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर ये स्वाभाविक सी बात है कि जो भी व्यक्ति बस भौतिक सुख के पीछे भागेगा या फिर भौतिक सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा, उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और नफरत बढ़ती ही जाएगी। वो जिनको अपने सामने भोगते हुए देखेगा, उनसे वो जलने लगेगा, नफरत करने लगेगा, ईर्ष्या करने लगेगा। पर वो ये नहीं देखेगा कि भाई उन लोगों ने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया है। क्योंकि मेहनत और पुरुषार्थ अगर वो करेगा तो उसे भौतिक सुख से दूर होना पड़ेगा, जीवन में संयमी जीवन उसे जीना पड़ेगा। और संयमी जीवन जिएगा तो उसके जीवन का जो लक्ष्य है भौतिक सुख, उसे वो कैसे पाएगा? उसे तो बस सेक्सुअल लिबरेशन या बस शरीर को कैसे मैं जल्दी से जल्दी सुख दूँ, यही उसके जीवन का लक्ष्य है ना। तो मेहनत और पुरुषार्थ उसे कैसे रास आएगा? और इसी वजह से ऐसे जो लोग होते हैं वो जीवन में भटक जाते हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ की यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ड्रग्स, नशा, आपराधिक कृत्यों की तरफ आगे बढ़ चुका है। उनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है, उनके पेरेंट्स तक उनको स्वीकारने के लिए मना कर देते हैं। ऐसा एक यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा वर्ग है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मैंने इसके पहले भी आपको कहा था, वहाँ की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ के जो टॉपर स्टूडेंट्स है वो ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ से आते हैं या ज़्यादातर भारत से आते हैं। क्योंकि जो एशियन फैमिलीज़ है या जो भारतीय परिवार है वे अभी भी जीवन में संयम को, सदाचार को, पुरुषार्थ को, मेहनत को महत्व देते हैं। वहाँ पर जो युवा होते हैं भारतीय परिवारों के, एशियन परिवारों के या अफ्रीकन परिवारों के, वो 25 वर्षों तक फिर भी माता पिता के नियंत्रण में ही रहते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ के जो युवा है वो 17-18 साल में ही अपने मन के अनुसार जीने लग जाते हैं, पार्टनर के साथ में जीने लग जाते हैं, भौतिक सुख को ही महत्व देते हैं, जीवन में संयम वगैरह सब बातें उनको दकियानुसी लगती है, फालतू की बातें लगती है। तो ऐसा जीवन बर्बादी की तरफ ही आगे बढ़ेगा। पर दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति इससे बिल्कुल अपोजिट है। हम भौतिक सुख को नहीं तो आंतरिक सुख को महत्व देते हैं। हम कोई अमीर होता है या जिसके पास में भौतिक सुख होता है, हम उनके प्रति आकर्षित नहीं होते, हम उनसे ईर्ष्या नहीं करते, हम उनसे जलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य आंतरिक सुख होता है। तो आंतरिक सुख किनके पास होता है? महापुरुषों के पास में, ज्ञानी पुरुषों के पास में। तो हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में आप देख लीजिए, हमेशा से कोई महापुरुष, कोई संत महात्मा झोपड़ी में भी रहते हो, कुटिया में भी रहते हो, तो भी हम उनके चरणों में झुकते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी संतों की कुटिया में जाकर, महापुरुषों के पास में जाकर, ऋषि मुनियों के पास में जाकर अपने जीवन को धन्य करते थे, ज्ञान को प्राप्त करते थे। और जो हमारी संस्कृति में जिनके पास में धन है, वैभव है, उनको तो और ज़्यादा दान धर्म करने के लिए कहा गया है, समाज की सेवा करने के लिए कहा गया है। नहीं तो ये जो लक्ष्मी है वो वित्त बनकर रह जाएगी, केवल धन बनकर रह जाएगी। लोभ, लालच, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, इनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। और हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, हम प्रकृति की सेवा करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्राणी मात्र ही नहीं तो नदी, नाले, पहाड़, इनकी तक हम पूजा करते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता में और भारतीय सभ्यता में मूल अंतर है। अब दोस्तों, कम्युनिज्म किस प्रकार से एक फेल्ड आइडियोलॉजी है, इसका जीता जागता उदाहरण आज आप खुद देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया ना, कम्युनिस्ट हमेशा 3 लोगों से नफरत करते हैं। एक तो रिलीजन, दूसरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड और तीसरा जिनको ये राष्ट्रवादी कहते हैं। पर आज यही तीनों कोरोना महामारी के समय देश की सबसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। धर्म, रिलीजन, यानी आप देख लीजिए जितनी भी भारत के मंदिर है, सैकड़ों करोड़ का योगदान दिया। आज पूरे देश में कई सारे मंदिर, कई सारे हमारे आश्रम, कई सारे हमारे संत भंडारे कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख लीजिए, भारत का कॉर्पोरेट वर्ल्ड हजारों करोड़ रुपए का योगदान दिया है और भी कई प्रकार के योगदान दिए हैं। भोजन कराए जा रहे हैं, भंडारे कराए जा रहे हैं, पीपीई किट्स बांटे जा रहे हैं, या हमारे जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है इसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के द्वारा। इसके बाद में तीसरा, जिनको ये राष्ट्रवादी कहते हैं, उनको ये नफरत करते हैं। तो आज देख लीजिए जो आरएसएस है, लाखों आरएसएस के कार्यकर्ता देश भर में अनेकों जगहों पर गरीबों की सेवा कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं, रास्ते सफाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं?
सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं, एक अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, तथा कथित फासिस्ट गवर्नमेंट के विरोध के नाम पर ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। यही है कम्युनिज्म। ये आज हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि कम्युनिज्म किस प्रकार से एक फेल्ड आइडियोलॉजी है। कम से कम भारत में, मैं हमेशा से कहता हूँ, भारत में कैपिटलिज्म हो या कम्युनिज्म, इन दोनों ही शब्दों के कोई मायने ही नहीं बनते, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सबसे अलग है और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ही मनुष्य जीवन जीने की सर्वोच्च कला सिखाती है। चलिए, काफ़ी सारी दूसरी बातें हो गई। हम रेडी और नॉट की बात कर रहे थे, तो मैंने संक्षेप में पहले आपको कहानी और रिव्यू बता दिया था। बाकी फिल्म में परफॉर्मेंसेस भी सबके बढ़िया थे। खासतौर पर ग्रेस का कैरेक्टर जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया है, उसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा इस फिल्म के बारे में और कुछ बताने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता नहीं। तो बिल्कुल, अगर आप वायलेंस देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं रेडी और नॉट को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिल्म परिवार के साथ में देखने जैसी नहीं है। ढेर सारा वायलेंस है, न्यूडिटी नहीं है, पर हाँ एक जगह पर थोड़ा सा इंटीमेट सीन है। इसके अलावा गाली गलौज तो आप पूछिए मत, पूरी फिल्म में गालियाँ ही गालियाँ है, गालियाँ ही गालियाँ है। तो बस आप अकेले ये फिल्म देख सकते हैं। बाकी अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।